गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव VRB एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु। पिछली क्लास में हमने धातु और अधातु के बारे में पढ़ा था कि धातु क्या होती है और अधातु क्या होती हैं, और धातु के भौतिक गुण पढ़ लिए थे और धातुओं के रासायनिक गुण भी अच्छी तरह से पढ़ लिए थे। हम पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण धातुएं। तो पिछली क्लास में हमने सोडियम धातु के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। हमने पिछली क्लास में सोडियम धातु के बारे में पढ़ा था कि जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर तो 11 होता है और उसका मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या उसकी 23 यानी कि 23 होती है और इसकी वैलेंसी +2 होती है। जो सोडियम धातु होती है हमारी अत्यधिक अभिक्रियाशील यानी कि मोर रिएक्टिव धातु होती है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम धातु है वो हमारी जब वायु के संपर्क में आती है तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और यह जलने लगती है। यह हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सोडियम के कंपाउंड। सोडियम के यौगिक यानी कि कंपाउंड ऑफ सोडियम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। सबसे पहले हमारा कंपाउंड है NaCl, जिसे क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड होता है वो एक प्रकार का लवण यानी कि एक प्रकार का साल्ट होता है, जिसे क्या कहते हैं, नमक बोलते हैं। यह एक प्रकार का साधारण नमक जो हम किसमें खाने में यूज करते हैं, साधारण नमक का प्रयोग, इसे हम साधारण नमक भी कह सकते हैं। इसे हम टेबल साल्ट यानी कि जो हमारी खाने की टेबल पर जो नमक रखा जाता है वह हमारा सोडियम क्लोराइड होता है। और इसे हम रॉक साल्ट भी कहते हैं क्योंकि यह चट्टानों से भी प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे रॉक साल्ट भी कहा जाता है। और जो सोडियम क्लोराइड का निर्माण एसिड और बेस से मिलकर होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। इसे क्या कहते हैं, साधारण नमक, टेबल साल्ट और रॉक साल्ट कहा जाता है। यह एक प्रकार का क्या होता है, लवण होता है, जिसका निर्माण किससे होता है, एसिड प्लस बेस से, यानी कि अम्ल और क्षार मिलकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। एसिड तो हमारा होता है HCl, बेस होता है हमारा NaOH। ये HCl हमारा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबलतम अम्ल, और NaOH होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबलतम क्षार होता है। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, NaCl प्लस H2O। NaCl हमारा क्या होता है, साल्ट होता है यानी कि नमक होता है। और जो नमक होता है उसका pH मान हमारा होता है 7। नमक का pH मान वैल्यू होती है 7, और 7 वैल्यू कब होती है, जब उदासीन होता है यानी कि न्यूट्रल।
NaCl को क्या कहा जाता है? साधारण नमक, टेबल साल्ट या रॉक साल्ट। और इसका निर्माण किससे होता है? एसिड प्लस बेस से, जिसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा HCl और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? NaCl प्लस H2O का। NaCl क्या होता है? हमारा साल्ट होता है, जिसकी pH वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। और 7 पर क्या होता है हमारा? उदासीन, यानी कि साल्ट हमारा क्या होता है? उदासीन होता है। जो समुद्र होते हैं उनका पानी खारा होता है, और वो किस कारण से होता है? वो NaCl के कारण होता है। और क्योंकि समुद्र के पानी में 75% से भी अधिक नमक पाया जाता है, इसलिए समुद्र का पानी खारा हो जाता है। समुद्र का पानी खारा किसके कारण होता है? NaCl के कारण। क्योंकि उसमें क्या होता है? 75% से भी अधिक नमक होता है। जब हम अपने घर में सब्जी को पकाते हैं तो उसमें हम नमक का प्रयोग करते हैं। नमक का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि सब्जी जल्दी पक जाए। जो नमक होता है वो हमारा सब्जी के पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन को कम कर देता है, और जो सब्जी होती है हमारी जल्दी पक जाती है। सब्जी को पकाते समय किसका प्रयोग किया जाता है? नमक का। नमक वो सब्जी के पृष्ठ तनाव यानी कि जो सरफेस टेंशन होता है उसको कम कर देता है। इसलिए हम सब्जी में नमक का प्रयोग करते हैं। जो ठंडे इलाके होते हैं जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर सड़कों पर भी बर्फ़ जम जाती है, इसलिए सड़कों पर बर्फ़ ना जमने के लिए सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है ताकि बर्फ़ ना जम सके। और हमारा नमक का यूज अगर हम गर्म पानी में नमक मिला दे कपड़े धोते समय तो गर्म पानी में नमक मिला देने से हमारे जो कपड़े हैं वो जल्दी धुल जाते हैं और उनका मैल भी आसानी से निकल जाता है।
कपड़े होते हैं वो हमारे आसानी से धुल जाते हैं जब हम गर्म पानी में नमक मिला लेते हैं तब। ये हमने नमक के उपयोग पढ़े। जो समुद्र हमने पढ़ा, जो समुद्र का पानी खारा होता है और किस कारण होता है, NaCl के कारण होता है, क्योंकि उसमें 75% से भी अधिक क्या होता है, नमक होता है। फिर हमने इसके उपयोग में पढ़ा नमक के उपयोग। जब हम सब्जी बनाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, नमक का प्रयोग करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी सब्जी जल्दी बनती है, क्योंकि जो नमक होता है वो सब्जी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। और जो ठंडे इलाके होते हैं उनमें सड़क पर क्या हो जाती है, बर्फ जम जाती है, और बर्फ ना जमने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नमक का प्रयोग किया जाता है। जब हम कपड़े धोते हैं तो गर्म पानी में अगर हम नमक मिला ले तो हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, आसानी से धुल जाते हैं। अगला हमारा कंपाउंड है सोडियम का Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। इसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट और इसे सोडा ऐश भी कहा जाता है। सोडा ऐश यानी कि सोडियम कार्बोनेट का निर्माण वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर करते हैं। इसमें हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है यानी कि प्रबलतम क्षार, और वीक एसिड, ये दोनों मिलकर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग बेस तो हमारा होता है 2NaOH और वीक एसिड होता है H2CO3। इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को। और H2CO3 ये फार्मूला है कार्बोनिक एसिड का। ये हमारा होता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है। ये दोनों मिलकर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं, +2H2O। सोडियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण होता है। जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसकी pH वैल्यू 7 से अधिक होती है। इसका pH मान होता है 7 से अधिक। 7 से अधिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस का यूज हो रहा है और वीक एसिड है, और इसकी pH वैल्यू 7 से अधिक आएगी, इसलिए क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है। और 7 से अधिक होने पर जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, यानी कि बेसिक नेचर होती है। हम पढ़ रहे थे Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, इसे कहा जाता है सोडा ऐश भी, और इसका निर्माण होता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से। स्ट्रॉन्ग बेस होता है हमारा 2NaOH और वीक एसिड होता है H2CO3। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये होता है हमारा कार्बोनिक एसिड। ये दोनों मिलकर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं, जिसकी pH वैल्यू 7 से अधिक होती है।
जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसको जब उसकी जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O, ये हमारा होता है जलयोजित डेकाइड्रेट। Na2CO3 इंटू 10H2, ये हमारा फार्मूला है धावन सोडा, जिसे हम कपड़े धोने का साबुन भी बोलते हैं, यानी कि वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट डेकाइड्रेट। ये फार्मूला होता है धावन सोडा का। जिसे क्या कपड़े धोने का साबुन कहते हैं। Na2CO3 इंटू 10H2, ये किसका फार्मूला है धावन सोडा का, यानी कि वॉशिंग, जिसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, कई बार एग्जाम में ये फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाता है फॉर्मूला और पूछ लिया जाता है कि जो धावन सोडा है उसका फॉर्मूला कौन सा है। जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसे हम सोडा ऐश भी कहते हैं। जो सोडा ऐश का प्रयोग जल की कठोरता होती, यानी कि जल की हार्डनेस को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है, जब हम उसको गर्म करते हैं, जल की उपस्थिति में उसको गर्म किया जाता है, तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। और बेकिंग सोडा जो हम किचन में यूज करते हैं उसका निर्माण होता है। जो सोडियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है और किसकी उपस्थिति में 10H2 की में 10H2O की में, तो हमारा निर्माण होता है NaHCO3 प्लस CO2। NaHCO3 प्लस CO2 गैस इसमें बाहर निकलती है। किसकी उपस्थिति में गर्म किया जाता है 10H2O की उपस्थिति में। जब हम इसको गर्म करते हैं सोडियम कार्बोनेट को, तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस CO2 गैस हमारी बाहर निकलती है। ये हमारा फार्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट का। जिसे हम क्या कहते हैं खाने का सोडा, या मीठा सोडा भी बोलते हैं इसको, और इसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। और जो ये NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये हमारा एंटासिड का काम करता है, यानी कि प्रतिअम्ल का काम करता है, और इसका उपयोग इनो के रूप में किया जाता है।
ये एंटासिड यानी कि प्रतिअम्ल। और इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? इनो के रूप में। उपयोग फल लवण यानी कि इनो के रूप में। इनो के रूप में इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि यह एंटासिड यानी कि प्रतिअम्ल का काम करता है। और जो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग और कहाँ किया जाता है? जो हमारी फायर ब्रिगेड होती है उसमें भी इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। जब और कब किया जाता है? जब पेट्रोल जैसी आग लग जाती है उसको बुझाने के लिए उसका सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। फायर ब्रिगेड में पेट्रोल जैसी आग को बुझाने में। हम पढ़ रहे थे सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका निर्माण कब होता है? जब सोडियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है और हमारी CO2 गैस बाहर निकलती है। सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा भी कहते हैं और मीठा सोडा और बेकिंग सोडा भी। और यह सोडियम बाइकार्बोनेट एंटासिड का काम करता है और इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? इनो के रूप में यानी कि फल लवण के रूप में। और जो फायर ब्रिगेड में भी NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। जब पेट्रोल जैसी आग लग जाती है उसको बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहते हैं। और ये हमारा स्ट्रोंगेस्ट बेस यानी कि प्रबलतम क्षार होता है और इसकी pH वैल्यू 14 होती है क्योंकि यह स्ट्रोंगेस्ट बेस होता है। इस क्या क्या कहते हैं इसे? कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहते हैं। और ये होता है प्रबलतम क्षार यानी कि स्ट्रोंगेस्ट बेस। प्रबलतम क्षार कब होगा? जब pH वैल्यू कितनी होगी? 14। pH 14 होता है इसका। और इसका उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कपड़े धोने का साबुन यानी कि हार्ड सोप भी बोलते हैं कपड़े धोने के साबुन को,
कपड़े धोने का साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। और दूसरा उपयोग है इसका, जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनके शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कपड़े धोने का साबुन बनाने में। जिसे क्या कहा जाता है, हार्ड सोप। और दूसरा उपयोग है इसका पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण में। हम पढ़ रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला होता है NaOH, जिसे क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा और दाग सोडा भी कहते हैं। और ये हमारा होता है प्रबलतम क्षार, जिसकी pH वैल्यू होती है 14। और NaOH का उपयोग कपड़े धोने का साबुन बनाने में किया जाता है और पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला हमारा कंपाउंड है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, Na2SO4 × 10H2O। इसका रासायनिक नाम है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसे हम कहते हैं ग्लोबल साल्ट, यानी कि ग्लोबल लवण। हम इसका ओनली फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। फॉर्मूला दे दिया जाता है तो उसका नाम पूछ लिया जाता है कि ये किसका फॉर्मूला है। तो Na2SO4 × 10H2O, जिसे कहते हैं सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ये किसका फॉर्मूला होता है, ग्लोबल लवण का। इसे क्या कहते हैं, ग्लोबल साल्ट भी कहते हैं। अगला कंपाउंड है Na2B4O7 × 10H2O। Na2B4O7 × 10H2O सोडियम, इसका रासायनिक नाम है सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम मेटाबोरेट और डेकाहाइड्रेट का फॉर्मूला है Na2B4O7 × 10H2O। और इसका एक अन्य उपनाम भी है, इसे कहते हैं बोरेक्स। इसे बोरेक्स भी कहा जाता है। इसका उपयोग चमड़े के शुद्धिकरण में किया जाता है। जो चमड़ा होता है उसको साफ करने में इस बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसके उपयोग में लिखेंगे चमड़े के शुद्धिकरण में। और जो चमड़े का शुद्धिकरण होता है इस प्रक्रिया को टैनिंग कहा जाता है।
इसे क्या कहते हैं? चमड़े के शुद्धिकरण को टैनिंग भी कहते हैं। और जो बोरेक्स होता है यानी कि सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट, इसका प्रयोग मोमबत्ती उद्योग में भी किया जाता है और इसका प्रयोग जल के शुद्धिकरण में भी। इसका उपयोग मोमबत्ती उद्योग में, मोमबत्ती उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है और जल के शुद्धिकरण में भी। हम पढ़ रहे थे Na2B4O7 इंटू 10H2O, सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट, जिसे क्या कहा जाता है? बोरेक्स भी। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? चमड़े के शुद्धिकरण में। और चमड़े के शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है? टैनिंग। और इसका उपयोग मोमबत्ती उद्योग में होता है और जल के शुद्धिकरण में होता है। अगला हमारा कंपाउंड है Na2H2O3 इंटू 7H2O, Na2H2O3 इंटू 7H2O, 7 नहीं, सॉरी 5 आएगा यहाँ पे। इंटू 5H2O होता है, जिसे क्या कहते हैं? हाइपो, यानी कि सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। और इसे क्या कहा जाता है? हाइपो, हाइपो कहते हैं। क्या है इसका फार्मूला सोडियम थायोसल्फेट का? Na2H2O3 इंटू 5H2O। ये किसका फार्मूला है? सोडियम थायोसल्फेट का, और जिसे हाइपो भी कहा जाता है। अब हम इसके उपयोग पढ़ेंगे। जो सोडियम थायोसल्फेट होता है उसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, और फोटोग्राफी में उपयोग तब करते हैं जब जो इमेज होती है उसको स्थायी बनाने के लिए, यानी कि फोटोग्राफी में स्थायी कारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह क्या करता है? यह नेगेटिव इमेज होती है उसको पॉजिटिव इमेज में चेंज करता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, फोटोग्राफी में स्थायी कारक के रूप में। यह नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव इमेज में बदलता है। जो बोरेक्स होता है उसका प्रयोग, जो हाइपो होता है उसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, और किसके लिए? स्थायी कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और यह क्या करता है? यह नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव इमेज में चेंज करता है। अगला हमारा कंपाउंड है सोडियम का NaNO3, यानी कि सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, और इसे चिली साल्टपीटर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है चिली साल्टपीटर। बस इसका ओनली फॉर्मूला ध्यान रखना है कि NaNO3 किसका फॉर्मूला है? सोडियम नाइट्रेट का, और इसे क्या कहते हैं? चिली साल्टपीटर भी कहा
कहते हैं। तो ये हमने सोडियम के कंपाउंड पढ़ लिए हैं और हमारी सोडियम धातु कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम धातु के बारे में। सेकंड धातु है हमारी मैग्नीशियम। जिसका रासायनिक सिंबल होता है Mg। मैग्नीशियम का रासायनिक सिंबल होता है Mg और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है और इसका मास नंबर होता है वो 24 होता है। किस प्रकार डिनोट करते हैं? नीचे इसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और ऊपर इसका मास नंबर लिखते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2। s में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे लास्ट में और इसकी वैलेंसी होगी +2 यानी कि संयोजकता, वैलेंसी या संयोजकता +2 आएगी क्योंकि यहाँ पर लास्ट में आउटर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है +2। और जो मैग्नीशियम होता है वो हमारा ग्रुप सेकंड में आता है। ग्रुप सेकंड में मैग्नीशियम को रखा जाता है और जो ग्रुप सेकंड होता है उसको हम क्षार धातु वर्ग कहते हैं। क्षार धातु क्षार मृदा धातु वर्ग कहा जाता है इस ग्रुप 2 को। क्षार मृदा धातु वर्ग कहा जाता है यानी कि एल्कली सोयल मेटल ग्रुप। एल्कली सोयल मेटल ग्रुप कहा जाता है इसको ग्रुप 2 को। जो मैग्नीशियम होता है वो ग्रुप सेकंड में आती है जिसे क्या कहते हैं? क्षार मृदा धातु वर्ग यानी कि एल्कली सोयल मेटल ग्रुप कहते हैं और इसकी वैलेंसी होती है +2 होती है क्योंकि इसमें s ऑर्बिटल में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसलिए इसकी वैलेंसी +2 होती है। यह मैग्नीशियम भी अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होती है जिसके कारण यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होने के कारण ये नेचर में जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। क्या होती है मैग्नीशियम? अत्यधिक अभिक्रियाशील यानी कि मोर रिएक्टिव होती है इसलिए यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। अब हम पढ़ेंगे इसके कंपाउंड यानी कि कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के यौगिक। सबसे पहले इसके यौगिक में पढ़ेंगे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO, जिसे क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
पहला कंपाउंड है इसका MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो हार्ड होता है यानी कि कठोर होता है, और यह 2000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सहन कर सकता है। इसमें ताप को सहन करने की क्षमता होती है। और जो हमारे ईंट भट्टी होती है उसकी दीवार मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनी होती है, क्योंकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो अधिक ताप को सहन कर सकता है। ये क्या होता है, हार्ड होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड में ताप को सहन करने की क्षमता होती है। और कितना ताप सहन कर सकता है ये, 2000 डिग्री सेल्सियस तक। जो ईंट भट्टी होती है उसकी दीवार मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनी होती है। जो ईंट भट्टी की भीतरी दीवार, जो अंदर की दीवार होती है वो MgO की बनी होती है। हम पढ़ रहे थे MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह हमारा हार्ड होता है और इसमें टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता होती है, और ये 2000 डिग्री सेल्सियस तक ताप को सहन कर सकता है। और जो ईंट भट्टी होती है उसकी भीतरी दीवार मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनी होती है। अगला हमारा कंपाउंड है MgOH2, जिसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH2 किसका फार्मूला होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। और इसका जो जलीय मिश्रण होता है द्रव अवस्था में वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से कहा जाता है, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसका जलीय मिश्रण क्या कहलाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका जलीय मिश्रण कहलाता है। और इसका प्रयोग कब किया जाता है, एंटासिड के रूप में यानी कि प्रतिअम्ल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और कब करते हैं, जब एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी को दूर करने में। उपयोग किस रूप में किया जाता है, एंटासिड के रूप में। एंटासिड यानी कि प्रतिअम्ल। प्रतिअम्ल के रूप में एसिडिटी को दूर करने के लिए। हम पढ़ रहे थे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। इसका जलीय मिश्रण क्या कहलाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। और इसका उपयोग कब किया जाता है, एंटासिड यानी कि प्रतिअम्ल के रूप में एसिडिटी को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला कंपाउंड है इसका मैग्नीशियम का MgSO4 × 7H2O।
यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, और इसे क्या कहते हैं, एप्सम साल्ट, यानी कि एप्सम लवण। ये क्या होता है हमारा, मैग्नीशियम सल्फेट। और ये हमारा जो जल में घुलनशील होता है, यानी कि जल में विलय होता है। हमें इसका ओनली फॉर्मूला ध्यान रखना है कि एप्सम साल्ट का फार्मूला कौन सा है, MgSO4 इंटू 7H2O, और ये क्या होता है, जल में विलय होता है। ये हमने मैग्नीशियम के कंपाउंड पढ़ लिए हैं। अब हम अगली धातु पढ़ेंगे। अगली मेटल है तीसरे नंबर पर हमारी कैल्शियम। हम केवल महत्वपूर्ण धातुएं ही पढ़ेंगे जिनके उपयोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैल्शियम, जो कैल्शियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 20 होता है और उसका मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या 40 होती है। तो इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसका सिंबल होता है। नीचे तो इसका एटॉमिक नंबर आएगा और ऊपर इसका मास नंबर आएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। यहाँ पर लास्ट में s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी +2 होगी, यानी कि संयोजकता +2 होगी। वैलेंसी इसकी +2 होती है। और जो कैल्शियम होता है वो भी ग्रुप सेकंड में आता है, और जो ग्रुप सेकंड में एलिमेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्षार मर्दा धातु। क्षार मर्दा धातु वर्ग, यानी कि अल्कली सॉयल मेटल ग्रुप या अल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं, अल्कली सॉयल मेटल ग्रुप। अल्कली सॉयल मेटल ग्रुप में इसको कैल्शियम को रखा जाता है ग्रुप सेकंड में। अब हम इसके कंपाउंड पढ़ेंगे कि कैल्शियम के कौन कौन से कंपाउंड होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO। इसके हम यौगिक पढ़ेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड, सबसे पहले इसका कंपाउंड है CaO, यानी कि इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसे बिना भुजा चूना भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, बिना भुजा चूना। जिसे हम स्थानीय भाषा में कड़ी बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं, बिना भुजा चूना, जिसे कड़ी भी कहा जाता है, और इसे क्विक लाइम भी कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, और दूसरा नाम है इसका क्विक लाइम भी कहते हैं इसे। अगर हम इसमें जो CaO होता है
इसका दूसरा नाम है, इसे क्विकलाइम भी कहा जाता है। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिला दें CaO प्लस का H2O, तो ये हमारा बन जाएगा CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कब बना है? जब जो कैल्शियम ऑक्साइड में अगर आप पानी मिला देते हैं तो क्या होता है, क्या बनता है हमारा CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। जो कैल्शियम ऑक्साइड था उसे तो क्या कहा था, बिना बुझा चूना, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। और जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो जो सीमेंट होती है उसका प्रमुख भाग होता है। जो सीमेंट में 50 से 60% कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट का प्रमुख भाग होता है। और कितना होता है, 50 से 60%। 50 से 60% होता है कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट में होता है। और जो इसका कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, नहीं सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था CaOH2 उसका प्रयोग दीवार पोतने में, दीवार पोतने में प्रयोग किया जाता है। जिसे क्या कहते हैं, दीवार पर कड़ी करना कहते हैं। दीवार पोतने में किसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका प्रयोग तंबाकू और पान पत्ते पर भी होता है। तंबाकू व पान पत्ते पर भी प्रयोग होता है। हम पढ़ रहे थे कैल्शियम के कंपाउंड। सबसे पहले हमने पढ़ा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कहते हैं बिना बुझा चूना, और स्थानीय भाषा में इसे कली कहते हैं। और इसे क्विकलाइम भी कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। अगर कैल्शियम ऑक्साइड में अगर पानी मिला दिया जाता है तो वह हमारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2, जिसे कहते हैं बुझा हुआ चूना कहते हैं। और इस बुझा हुआ चूना का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दीवार पोतने में, और तंबाकू और पान पत्ते पर इसका प्रयोग किया जाता है। और जो हमारे सीमेंट होता है उसका प्रमुख भाग होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसमें 50 से 60% मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अगला कंपाउंड है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जो अंडे का कवच, बाहरी कवच होता है, और जो समुद्री जीव होते हैं उनका बाहरी कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो समुद्री जीव होते हैं उनका बाहरी आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है।
कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंडे का बाहरी कवच किससे बना होता है, तो किससे बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 से बना होता है। और जो समुद्र में जीव पाए जाते हैं उनको मोलस्का फैमिली कहा जाता है, जिसमें शंख आता है, सीपी और घोंगा। शंख, सीपी या जिसे घोंगा यानी कि स्नेल, ये हमारे क्या होते हैं, मोलस्का फैमिली। ये जीव मोलस्का फैमिली में आते हैं, शंख, सीपी और घोंगा। इनका जो बाहरी कवच होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। इनके शरीर का जो बाहरी कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको चूना पत्थर भी बोलते हैं। इसे चूना पत्थर, खड़िया या संगमरमर कह दो। ये किस में आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। जो हमारा चौक होता है जिसे हम खड़िया भी कहते हैं या खड़ी कहते हैं, वो किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो हम पढ़ रहे थे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे क्या कहते हैं, चूना पत्थर, खड़िया या संगमरमर भी कहते हैं। और जो अंडे का होता है वो भारी कवच किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। जो शंख, सीपी और घोंगा जो किस में आते हैं, मोलस्का फैमिली में। इन जीवों का भी बाहरी कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये आज हमने कुछ कैल्शियम के 2 यौगिक पढ़ लिए हैं और बाकी के यौगिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।